नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ये जीएसटी एफएक्यू सीरीज का क्वेश्चन नंबर 66 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये एफएक्यू सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, यूज़फुल है, काफ़ी कमेंट्स भी आ गए। किसके लिए? जीएसटी प्रैक्टिशनर्स का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, जो सीए फाइनल या सीए इंटर के स्टूडेंट हैं, सीएस प्रोफेशनल, सीएस एग्जीक्यूटिव के, सीएमए इंटर, सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं और उन तमाम सब प्रैक्टिशनर्स के लिए जो सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं या लॉयर हैं, एडवोकेट्स हैं, उनके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी डिटेल में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और ये पीडीएफ है, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारी नोटिंग के साथ, जो हमने अपलोड भी किया हुआ है। और आपके कमेंट आते रहें, हम लोग उसको जवाब भी दे रहे हैं और इससे आप बहुत कुछ अच्छा सीख पाएंगे। तो जो हमारी क्लासेस है उनको करने के बाद ये आपको एकदम केक वॉक लगेगा, बोला अरे रे ये तो मुझे आता है, इस तरह से लगेगा। और क्लासेस का भी हमारा बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है और क्लासेस कह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स ले रहे हैं बोल रहे हैं बहुत अच्छा है, अल्टीमेट क्लासेस है। तो अगर आपने वो क्लासेस हमारी सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसके अंदर की बातें भी समझना होगा कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं। Whether the reimbursement of rent paid is exigible to tax under GST law, यानी कि reimbursement of rent paid, exigible का मतलब मांगने योग्य, क्या जीएसटी लगेगा उसके ऊपर या नहीं लगेगा। reimbursement of rent paid के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। दूसरा सवाल है whether electricity charges charged to tenant without grid supply chargeable to tax under GST law or not। तो ये दो सवाल है। तो मैं सबसे पहले इसका सवाल का जवाब देता हूँ। तो इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसको हम लोग लॉ में कहते हैं स्प्लिट अप इनवॉइस। स्प्लिट अप इनवॉइस क्या होता है कि मान लीजिए मैं आपका ऑडिट कर रहा हूँ और मैं ऑडिट फीस कहता हूँ 1 लाख रुपया है, प्लस मेरे जो आर्टिकल जाएंगे उसका पर आवर के रूप में इतना चार्ज करूंगा, जो हम जिस ऑफिस में बैठते हैं उसका रेंट का इतना चार्ज करूंगा, होटल का इतना चार्ज करूंगा, इलेक्ट्रिसिटी का इतना चार्ज करूंगा, ट्रैवल की, ये सब हमारे खर्चे हैं जो आपको देने होंगे या रीइंबर्समेंट करने होंगे। और वो स्प्लिट अप इनवॉइस करके हमने टोटल बना दिया। मान लीजिए फीस आती है टोटल 10 लाख, तब जीएसटी ये जो ऑडिट फीस हमने 1 लाख लिखा उस पर लगेगा या टोटल 10 लाख पे लगेगा। तो ऑब्वियसली अब हमें ये कॉन्ट्रैक्ट देखना होगा, हमारा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए पे हुआ है और क्या टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो। टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ऑडिट फीस आप 1 लाख लेंगे प्लस जितना रीइंबर्समेंट जो मैं खर्चा मुझे करना है, उस जो रीइंबर्समेंट आप करेंगे वो भी मैं आपसे लूंगा। रीइंबर्समेंट कर जो मैं खर्चा करूंगा उसका रीइंबर्समेंट लूंगा, वो भी मैं आपसे लूंगा, तो वो रीइंबर्समेंट भी इंक्लूडेड होगा। तो नाउ जीएसटी शैल बी लेवाइड ऑन टोटल अमाउंट इफ चार्ज्ड, यानी कि रिकवर्ड एंड एग्रीड इन द कॉन्ट्रैक्ट, एंड एग्रीड। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, जैसे होटल के बारे में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, आपने होटल कर दिया और मैं होटल में रह भी लिया, तो आपने होटल किया, मैं होटल में रह लिया, ये होटल का खर्चा मुझे नहीं करना था, यानी कि सप्लायर को नहीं करना था, आपने अपने मन से किया, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अब ये कह रहा है वेदर रीइंबर्समेंट और रेंट पेड इज एक्सिजिबल टू टैक्स अंडर जीएसटी लॉ, तो ऑब्वियसली इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ये जो लिखा हुआ रेंट रीइंबर्समेंट प्योर एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो अगेन वो प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट को प्रूव करना डिपार्टमेंट के सामने बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप प्रूव कर पाए कि हाँ मैंने ये जो खर्चा किया है जब प्योर एजेंट किया, तब तो खैर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के सब में लिखा हुआ है होगा तो ये लग जाएगा। अब इसका दूसरा सवाल है वेदर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस चार्ज टू टेनेंट विदाउट ग्रिड सप्लाई चार्जेबल टू टैक्स अंडर जीएसटी लॉ। नाउ विदाउट ग्रिड सप्लाई का मतलब यू आर नॉट ए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, सबसे पहले सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नॉट गुड्स, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो अगर ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो मुझे सर्विसेज की तरह ही सोचना होगा। अब विदाउट ग्रिड सप्लाई का मतलब ये हो गया कि मैंने जनरेटर लगाया हुआ, जनरेटर से मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा हूं, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अब रेंट एग्रीमेंट किस तरह से, रेंट एग्रीमेंट में यह है कि आई विल बी चार्जिंग द कंपोजिट रेंट ऑफ 1 लाख इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, तो पूरे 1 लाख रुपए पे जीएसटी लग जाएगा, एज्यूमिंग दैट प्लेस जो मैं आपको किराए पे दे रहा हूं वो कमर्शियल प्लेस है। अगर रेजिडेंशियल प्लेस रेजिडेंशियल पर्पस के
के लिए किराए पे दे रहा हूँ तब तो एग्जेम्प्ट ही होगा, लेकिन कमर्शियल प्लेस किराए पे दे रहा हूँ तो और कंपोजिट रेंट चार्ज कर रहा हूँ कि टोटल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर तो पूरे पे लग जाएगा। लेकिन अगर मैं चार्ज कर रहा हूं सेपरेटली, रेंट इतना, इलेक्ट्रिसिटी आपको इतना देना पड़ेगा, अलग से देना पड़ेगा, तब क्या होगा? क्या उसको हम लोग कंपोजिट सप्लाई मानेंगे? और क्या उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के ऊपर भी जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? लेकिन आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो लगेगा। अगर सेपरेट किया है और आप इनवॉइस में सेपरेटली इसको लिख रहे हैं, रेंट का इतना, इलेक्ट्रिसिटी का इतना, तो इलेक्ट्रिसिटी एग्जम्प्ट होगा और सिर्फ रेंट पे टैक्स लगेगा। यही होना भी चाहिए। तो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बारे में जो एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ कंपोजिट सप्लाई का डेफिनेशन लिख दिया उन्होंने। जनरली इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड along with renting of immovable property and same is naturally bundled in the course of business. The word taxable supply means अच्छा ये लिखा हुआ है, Why, मैं पढ़ ही देता हूँ। The word taxable supply means a supply of goods or services or both which is levied to tax under this act. Exempt supply means a supply which is ठीक है. While the definition of composite supply includes only 2 or more taxable supplies, an exempt supply also includes a taxable supply but subject to nil rate of tax or exempt by way of notification. Supply of electricity by transmission and distribution utilities is subject to nil rate of tax and hence would fall under the ambit of taxable supply which is exempt by way of nil rate of tax. और ये जो nil rate of tax है ये है नोटिफिकेशन नंबर ये, और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी इज एग्जेम्प्ट। इसके बाद इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन लिखा हुआ है सीरियल नंबर 14, ये गुड्स का नोटिफिकेशन है, गुड्स का नोटिफिकेशन है। तो ये गुड्स का इलेक्ट्रिसिटी गुड्स तो है नहीं, ये तो सर्विसेज है। तो सर्विसेज का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रेट तो वही लगेगा, रेजिडुअल रेट 18%। Hence, sale of electricity along with renting of premises would get categorized as composite supply, and the principal supply being renting of immovable property, and accordingly the entire consideration inclusive of rent and electricity charges is exigible to GST at the rate applicable to the renting services, that is 18%. लेकिन ये याद रखिएगा आप कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना इंक्लूसिव ऑफ रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सेपरेटली चार्ज है और इनवॉइस भी आप सेपरेटली बना रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में। Whether trip fees collected from students by football academy, which in turn is spent on organizing the trip for students for foreign coaching, is taxable under GST। यानी कि फुटबॉल एकेडमी है जो स्टूडेंट्स को कोचिंग कर देता है स्पोर्ट्स की, क्या उसको एग्जम्पशन है या टैक्सेबल है? तो अगर ये फुटबॉल एकेडमी रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12AA तो एग्जेम्प्ट है, वरना टैक्सेबल है। तो उन्होंने लिख ही दिया है सीरियल नंबर 80 से के अकॉर्डिंग, और exempt services relating to sports provided by an entity registered under 12AA of the Income Tax Act, the relevant entry is reproduced below। और मुझे लगता है ये 12AA को अब जीएसटी में भी चेंज करना पड़ेगा, एक नया सेक्शन रजिस्ट्रेशन का आया 12AB उसके अकॉर्डिंग, और उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड लिख दिया। तो इसमें और अनरजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल है ही। क्वेश्चन नंबर 68, whether sale of personal car taxable under GST। Now the sale of personal car is taxable under GST। तो अगर आपके बैलेंस शीट पर्सनल बैलेंस शीट में कार नजर आ रही है उसको बेच रहे हैं तो नॉट टैक्सेबल। लेकिन अगर वो कार आपके बिजनेस के बैलेंस शीट में नजर आ रही है और आपने ऑब्वियसली उस पर डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया होगा तो वो दैट कार इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, और अगर आप उसको बेचेंगे तो उस पर टैक्सेबिलिटी आएगी। मुझे किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक सवाल किया था कि सपोज सर मैं सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करता हूं और मेरे पास एक गाड़ी है विच इज यूज आई एम ऑल्सो यूजिंग फॉर बिजनेस पर्पस, और मैं उसको 1 रुपये में बेच देता हूं, तो मेरा तो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख, मुझे तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। बिल्कुल कंपलसरी हो जाएगा, हर हालत में कंपलसरी हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि दिस अगर वो कार इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, उसको आप बेचेंगे तो इट इज ए टैक्सेबल सप्लाई, उस पर जीएसटी लगेगा। इसके बाद उन्होंने ये जो नोटिफिकेशन कोट किया है ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग कोट किया, ये तो सस्पेंड हो गया है, ये सस्पेंड हो गया, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। पर्सनल कार को अगर आप बेच रहे हैं इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देयरफॉर इट इज नॉट ए सप्लाई, सप्लाई ही नहीं है। तो इसीलिए सप्लाई नहीं है तो एग्जम्पशन का मतलब ही नहीं बनता।
तो ये नोटिफिकेशन आपको भूल जाना है, ये अब है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये मैंने इसीलिए सारा काट दिया इसको। Now, in view of the above, sale of personal car by an unregistered shall not be constituted as supply in the course of, ये इसी नोटिफिकेशन का एक्सप्लेनेशन है, अब इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। नाउ ये ठीक है, अनरजिस्टर्ड अगर रजिस्टर्ड को बेचता है पर्सनल कार तो नॉट ए सप्लाई, नॉट ए सप्लाई, और रजिस्टर्ड फिर बेचेगा तो टैक्सेबल सप्लाई है ही, क्योंकि वो उसका बिजनेस एसेट है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 68 को आईसीआई को कंप्लीटली ओवरऑल चेंज करना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 69 पे, और हमने आईसीआई को एक मेल भी डाला है लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तब दूसरा मेल इसीलिए हमने डाला नहीं बाकी क्वेश्चंस के भी। क्वेश्चन नंबर 69, whether servicing of cars attracts GST under GST law? Obviously it will attract. Now सवाल ये उठता है क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी है अगर आप इसको फैक्ट्स के साथ अप्लाई करें तो। जैसे आपकी गाड़ी का एक लाइट खराब हो गया तो आप जनरली क्या करते हैं, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, गाड़ी का लाइट खराब है तो आप वो मैकेनिक क्या करता है, लाइट को चेंज कर देता है और आपसे लाइट के पैसे मांग लेता है प्लस लेबर चार्जेस मांग लेता है, यही तो करता है। तो उसने दो काम किए हैं, एक मटेरियल सप्लाई किया है, सप्लाई ऑफ गुड्स, और दूसरा लेबर चार्जेस दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। नाउ और वो आपसे कंपोजिट अमाउंट मांग लेता है कि सर है ना 200 रुपए दे दो, कि ये जो 200 रुपए मांगा है ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, यही तो एक पॉइंट है। अब किस तरह से इसको हम लोग डिसाइड करेंगे, द डिसीजन सबसे पहले हम लोग जाएंगे शेड्यूल 2 को चेक करेंगे कि ऐसे कोई ट्रांजैक्शन के बारे में शेड्यूल 2 में कुछ लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ है। अब अगर नहीं लिखा हुआ तो हमें ये चेक करना होगा ये कंपोजिट सप्लाई है या मिक्स सप्लाई का केस है। तो ऑब्वियसली ये कंपोजिट सप्लाई है, नेचुरली बंडल्ड है। अब अगर ये नेचुरली बंडल्ड है तो इसका प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, गुड्स का या सर्विसेज का है। अब इसको कैसे सोचेंगे, आप जब मैकेनिक के पास गए तो आपका आइडिया क्या था, आपका इंटेंशन क्या था कि आपको गाड़ी को ठीक करवाना, लाइट खरीदना आपका इंटेंशन नहीं था, गाड़ी को ठीक करवाना आपका इंटेंशन था। तो अगर वो आपसे कंपोजिट सप्लाई करता है और एक बिल बनाता है सर्विसिंग ऑफ कार विदाउट सेपरेटिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड लेबर चार्जेस, तो इट इज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई इज सर्विसेज, और रेट लग जाएगा जो सर्विस का रेट है दैट इज 18%। लेकिन अगर वो बिल बनाता है स्पेयर पार्ट्स का अलग, लेबर चार्जेस का अलग, तो ये कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का केस बनेगा ही नहीं, ये सेपरेटली चार्ज होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और मान लीजिए स्पेयर पार्ट्स पे रेट 12% है तो लेबर चार्जेस पे 18%, सेपरेट रेट चार्ज करेगा। लेकिन अगर एक बिल बना दिया तो पूरा 12% वाले पे भी 18% लग जाएगा। और यही सर्कुलर में जो आया था वो एग्जैक्टली वही लिखा हुआ जो हमने आपको यहां पर समझाया है। इसके बाद मैं एक बार पढ़ देता हूं, सर्विसिंग ऑफ कार मे इन्वॉल्व सप्लाई बाय वे ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ worn आउट और डैमेज पार्ट्स और ऑयलिंग एक्सेट्रा एंड रिलेटेड टेक्निकल सर्विसेज। इन सच a situation the concept of composite supply is applicable depending on the nature of principal supply involved in a transaction, be it goods or services. The GST rate applicable for such principal supply of goods or services shall be payable on entire consideration. अब इसको भी पढ़ देता हूं मैं। The taxability of supply would have to be determined on a case-to-case basis, looking at the facts and circumstances of each case. Where a supply involves supply of both goods and services and the value of such goods and services supplied are shown separately, the goods and services would be liable to tax at the rates as applicable to goods and services separately. तो ये separately शो किया हमने, separately रेट लगा दिया। कंपोजिट शो करता तब हम लोग ये चेक करते कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स का था या सप्लाई ऑफ सर्विसेज का था, तो इसमें हमने माना सप्लाई ऑफ सर्विसेज का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, और जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस भी कर रहा था। एक डॉक्टर है जो डायग्नोस्टिक सेंटर चलाता है और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, और वो डायग्नोस्टिक मशीनरी बेचना चाह रहा है। अब देखिए डायग्नोस्टिक सेंटर के जितने भी आउटवर्ड सप्लाई है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट है। डायग्नोस्टिक मशीनरी बेचना चाह रहा है जिसके लिए उसने डायग्नोस्टिक सेंटर का अलग से बुक्स मेंटेन किया है, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल अलग बुक्स मेंटेन किया है। दो दे एक ही रजिस्ट्रेशन लिया है, उसको दो रजिस्ट्रेशन लेना तो कंपलसरी नहीं है अगर सेम स्टेट में अगर उसका बिजनेस है तो। एक ही रजिस्ट्रेशन लिया अब, लेकिन बुक्स अलग बिल्कुल अलग मेंटेन कर रहा है। अब वो जब डायग्नोस्टिक सेंटर का मशीनरी यानी कि डायग्नोस्टिक मशीनरी सेपरेटली बेचता है तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? तो अगेन ये बिजनेस एसेट है तो इस पे हर हालत पे जीएसटी लगेगा अनटिल अनलेस
ये एग्जम्प्ट ना हो। है तो ये गुड्स, तो गुड्स के एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन को देख लीजिए, और एग्जाम्पशन मिलेगी नहीं और ये टैक्सेबल होगा, भले कम टैक्सेबल रेट 5% लगे, लेकिन लगेगा। द सेल ऑफ डायग्नोस्टिक मशीनरी शैल फॉल अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई, वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। और दो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड फॉर द एग्जेम्प्टेड सर्विसेज, द एग्जाम्पशन एज नोटिफाइड अंडर दिस एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इज अवेलेबल फॉर द सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज ओनली। However, it is important to check whether there is any goods-based exemption available under this for the diagnostic machinery based on a proper classification of diagnostic machinery, यानी कि HSN का classification. In the absence of any exemption, the sale of diagnostic machinery will be liable to tax as a supply of goods. खत्म। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 में। Discuss the taxability in ITC availability in case a subsidiary company receives free samples from the parent company and subsequently transfers to the same to the employees. यानी कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कोई फ्री सैंपल देता है और सब्सिडरी कंपनी सब्सिक्वेंटली वही फ्री सैंपल एम्प्लॉय को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो यह एक बात तो मानेंगे आप, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी आर रिलेटेड एंड सब्सिडरी कंपनी एंड एम्प्लॉइज आर आल्सो रिलेटेड पर्सन। और अगर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई होता है तो शेड्यूल 1 में जाके इसकी टैक्सेबिलिटी आएगी। तो ये फ्री सैंपल टैक्सेबल, ये भी फ्री सैंपल टैक्सेबल है। अब अगर दोनों ही टैक्सेबल है तो क्या सब्सिडी कंपनी इस फ्री सैंपल पे, अब टैक्स तो कलेक्ट हुआ होगा, तो क्या इसने इसका आईटीसी क्लेम करेगा या नहीं करेगा? अच्छा एक बात बताइए, क्या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को एक इनवॉइस रेज किया होगा क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई है? क्या सब्सिडी कंपनी ने इसको पेमेंट किया या नहीं किया? एक्चुअली में है तो फ्री सैंपल ही ना। तो हो सकता है सब्सिडी कंपनी इसको पेमेंट नहीं कर रहा, होल्डिंग कंपनी अपने पॉकेट से ये टैक्स जमा करवा रहा हो। दैट माइट बी पॉसिबल, क्योंकि इनके बीच में कोई ट्रांजेक्शन होने वाला नहीं है। तो क्या सब्सिडी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी ने अपने पॉकेट से टैक्स जमा करवाया, क्या सब्सिडी कंपनी उसका क्रेडिट क्लेम कर पाएगी? उसके पास इनवॉइस भी है। और सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का कंडीशन अगर आप देखेंगे, मैं अगर दिखलाऊं आपको, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के कंडीशन, 4 कंडीशन, ही इज इन द पोसेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, दैट इज सब्सिडी कंपनी इज इन द पोसेशन ऑफ टैक्स इनवॉइस, ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज, सेटिस्फाइड है, सप्लायर ने टैक्स चार्ज किया है, और यानी कि होल्डिंग कंपनी ने टैक्स चार्ज किया है, इनवॉइस में लिखा हुआ है, और उसने एक्चुअली गवर्नमेंट को पे भी किया है। और फोर्थ कंडीशन ये है कि जो रिसिपिएंट है उसने जीएसटी 3B में आईटीसी क्लेम किया हो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन ये भी है कि इस रिसिपिएंट होल्डिंग कंपनी को, यानी कि सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को 180 दिन के अंदर अंदर वो पेमेंट भी कर दे। ये कंडीशन है, लेकिन ये कंडीशन कब एप्लीकेबल नहीं है? अगर वो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है 180 डेज का। और इसके लिए हम लोग रूल 37 में जाते हैं। रूल 37 ये कहता है, इसमें भी एक्सेप्शन बनाया, प्रोवाइडेड दैट द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द सेट एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पेड फॉर द पर्पस ऑफ सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। इसका मतलब ये कि अगर सब्सिडी कंपनी पेमेंट नहीं भी करती है तो सब्सिडी कंपनी इसका क्रेडिट क्लेम कर सकती है। यही तो मतलब हुआ। तो टैक्सेबल सप्लाई सब्सिडी कंपनी पेमेंट नहीं भी करती है तो वो इसका क्रेडिट क्लेम कर सकता है, करेक्ट। एम्प्लॉय को क्रेडिट का तो मतलब नहीं बनता है। और सब्सिडी कंपनी जब ये एम्प्लॉय को फ्री में देगी एक्सीडिंग 50,000 तो अगेन शेड्यूल 1 में फॉल करेगा, और ये टैक्सेबल सप्लाई है। जो आईटीसी क्लेम किया उसके साथ सेटअप करता है, या जो भी आईटीसी उसके पास पड़ा हुआ उसके साथ वो सेटअप कर सकता है। इसके लिए 1 और 2 में हमने यहां लिखा, गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 सप्लाई नो आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर ये सप्लाई मान लिया गया तो फिर सब्सिडी कंपनी ने इस फ्री सैंपल पे जो क्रेडिट क्लेम किया उसके लिए आईटीसी रिवर्सल की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको सप्लाई नहीं माना गया, गिफ्ट अप टू 50,000 नॉट ए सप्लाई हेंस आईटीसी रिवर्सल रिक्वायर्ड। तो ये पूरा का पूरा ये जो क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। इन्होंने उसी को समझाया है शेड्यूल 1 को कि इनके बीच में ट्रांजैक्शन फॉल करेगा शेड्यूल 1 में, सब्सिडी कंपनी और एम्प्लॉय के बीच का ट्रांजैक्शन भी शेड्यूल 1 में फॉल करेगा, तो सप्लाई है। इसके बाद इन्होंने जो लिखा है सिचुएशंस लिखे। सिचुएशंस में कुछ सिचुएशंस तो ठीक है, लेकिन कुछ सिचुएशन मुझे समझ के बाहर है। जैसे आप पढ़ेंगे तो मैं इसको पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ है, तो पढ़ूं। चलिए सबसे पहले मैं यहां पढ़ता हूं।
ये वाला पढ़ता हूँ। ITC कैन बी क्लेम्ड बाय पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी एज अ ट्रांजैक्शन क्वालिफाइज द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। तो ये यहाँ पर तो आपको क्लियर हो गया, ये तो ठीक है। फिर एक्सेप्शन टू द अबव इज अ गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू 50,000, लेस देन 50,000 नहीं, अप टू 50,000 इज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1, ठीक है। फर्दर व्हेन द सब्सिडरी कंपनी गिव्स द सेम टू इट्स एम्प्लॉय द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसीडर्ड। तो ये भी हमने बताई दी है यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है। अब ये उन्होंने लिखा सब्सिडरी कंपनी हैज टेकन आईटीसी ऑन सैंपल रिसीव्ड, ऑब्वियसली। अब देखिए क्या है कहानी, जब ये सब्सिडरी कंपनी जब इसको सैंपल मिलेगा तो उसी वक्त वो आईटीसी क्लेम कर लेगा, है ना। लेकिन जिस मंथ में सैंपल रिसीव किया उसी मंथ में एम्प्लॉय को गिफ्ट के रूप में दे दिया अप टू 50,000, तो ये सप्लाई बना नहीं, उसी मंथ में वो क्लेम करे ही नहीं, तो रिवर्सल का मतलब ही नहीं बनेगा। ये भी एक पॉइंट है। तो सब्सिडरी कंपनी हैज टेकन आईटीसी ऑन सैंपल रिसीव्ड, और इसने सैंपल पे क्रेडिट क्लेम किया है 3B में, और नेक्स्ट मंथ मान लीजिए वो सप्लाई करता है, and gift value to the employee does not exceed 50,000 during the financial year। तो होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडरी कंपनी जब सप्लाई हुआ तो आईटीसी अवेल कर लिया, फिर सब्सिडरी कंपनी टू एम्प्लॉय अप टू 50,000 है तो नो सप्लाई, देयरफॉर आईटीसी रिवर्स्ड। तो इन्होंने यही सेम लिखा, आईटीसी टेकन टू बी रिवर्स एज गिफ्ट टू एम्प्लॉय अप टू 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज नॉट ए सप्लाई एंड फर्दर अट्रैक्ट्स ब्लॉक क्रेडिट प्रोविजन अंडर सेक्शन दिस। अब यहाँ आते हैं, सब्सिडरी कंपनी हैज टेकन आईटीसी ऑन सैंपल रिसीव, ठीक है, और दिस, और ये 50,000 से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सब्सिडरी कंपनी ने आईटीसी अवेल किया। अब सब्सिडरी कंपनी जब एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है तो इट इज एक्सीडिंग 50,000, देयरफॉर इट इज अ सप्लाई, तो इसमें आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सॉल्यूशन में इन्होंने लिख दिया कि भैया आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब ये गलत लग रहा है मेरे को। आईटीसी टेकन टू बी रिवर्स्ड एज गिफ्ट इज ब्लॉक्ड even though gift value exceeds 50,000। Now, मतलब I don't buy this, but your comment is valuable, appreciated। During the financial year it is supply, however the same has to satisfy the provision this। मतलब ये सप्लाई होने के बावजूद आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लास H एप्लीकेबल हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं, दो आई डोंट एग्री। तो बाकी फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ अगेन इन्होंने लिख दिया कि सब्सिडरी कंपनी ने जिस मंथ होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को जिस मंथ सैंपल दिया उसी मंथ वो गिफ्ट कर रहा है, तो क्या होगा, बोला आईटीसी अवेल ही नहीं किया। जब आईटीसी अवेल ही नहीं किया तो सप्लाई तो है ही, तो सप्लाई पे टैक्स देना पड़ेगा। सप्लाई एज पर शेड्यूल, आईटीसी नॉट अवेल्ड बट सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। अब ये सप्लाई एज पर शेड्यूल 1 का मतलब ये हो गया कि शेड्यूल 1 में आपको चेक करना पड़ेगा कि ये अप टू 50,000 है या एक्सीडिंग 50,000, उसके अकॉर्डिंग ये करना पड़ेगा। तो ये तो आईसीआई ठीक से बता सकता है कि ये होना क्या चाहिए। मैंने अपना ओपिनियन तो आपको दे दिया, मेरा अपना ओपिनियन मैं फिर से कंक्लूड करने के लिए मैं बता देता हूं कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी टैक्सेबल सप्लाई, सब्सिडरी कंपनी टू एम्प्लॉय टैक्सेबल सप्लाई तभी व्हेन इट एक्सीड्स 50,000। अगर आउटवर्ड सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई मान लिया जाता तो रिवर्सल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 तक कर लिए, 72 से अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com, इसको जरूर से विजिट कीजिएगा। इसमें क्लासेस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक जीएसटी सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं, और इस कोर्स को करने के बाद आपको वाकई में जीएसटी आने लगेगा, 170 आवर्स का है। और इसके नीचे जाएंगे तो आपको ये बहुत सारे डेमो लिंक के लेक्चर्स मिलेंगे जो यूट्यूब में खुलेंगे। दूसरी बात, और प्राइस कितना नॉमिनल है आप देखिए, 1750। बस पेन ड्राइव का एक्स्ट्रा लेते हैं 500, हार्ड कॉपी का एक्स्ट्रा लेते हैं, नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। तो हम लोग तो यही आपको सजेस्ट करेंगे, आप 2 मंथ्स का स्टार्ट कीजिए सिर्फ वॉल्यूम 1 से, 1750 का। जब आपको अच्छा लगेगा तो सेकेंड वॉल्यूम ले लीजिएगा। और ये वॉल्यूम 1 में जब आप ऑर्डर करें तो दोनों किताब ऑर्डर कर दें या एक ही किताब ऑर्डर करें। कस्टम क्लासेस आप चाहें तो वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से, और काफ़ी डिटेल में आपको अच्छा लगेगा। बुक्स अगर आप अलग से ऑर्डर करते हैं तो बुक्स भी आप अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, और ये सेट ऑफ बुक्स ऑर्डर कर लीजिए जहाँ पर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर दोनों बुक ऑर्डर कर लीजिए। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 1000 अलग अलग ऑर्डर करेंगे तो 1200 का है। और हम लोग सब कुछ
बेचते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी हैं, तो ये फ्री में ये बहुत सारी चीज़ें आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। आपको जो पसंद आता है डाउनलोड कीजिए, आपको कुछ पेमेंट करना चाहते हैं तो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला एफएक्यू, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको टाइम टू टाइम हम लोग अपडेट भी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और यूट्यूब चैनल ज़रूर से जॉइन कीजिए। हम लोग 503 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही चुके हैं, बाकी आगे कर रहे हैं।